हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माकांत क्लासेस। फ्रेंड्स, सेट की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा, सेट में हम ऑपरेशंस ऑफ सेट के बारे में बात कर रहे थे, साथ में हमने वेन डायग्राम की बात की थी और वेन डायग्राम के थ्रू फिर मैंने कुछ ऑपरेशंस के बारे में आपको बताया था कि यूनियन ऑफ सेट हम कैसे निकालते हैं, फिर यूनियन ऑफ सेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद में हमने बात की थी कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट के क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में भी हमने बात कर ली थी। वेन डायग्राम के थ्रू हमने इनको देख लिया था। अब आज की क्लास में हम पहले तो बात करेंगे किसकी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखो, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ सेट ये दोनों भी मैं बात कर चुका हूँ इनकी, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो वेन डायग्राम के थ्रू बात करने वाले हैं। उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। तो देखो, दोनों को अगर मैं वेन डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। तो देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यानी अगर मैं इसे हिंदी में कहूं तो समुच्चय का पूरक, समुच्चय का पूरक। अब मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाता हूं, मैंने समुच्चय के पूरक के लिए बात की थी, तो समुच्चय के पूरक को रिप्रेजेंट किससे करते थे हम, डैश से, ठीक है। डैश से रिप्रेजेंट करते थे। मान लो जैसे कोई ए है, ए कोई सेट है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए डैश होगा, ठीक है। और ए डैश का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए को माइनस कर दूं, यानी इसका मतलब क्या होगा कि डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड ए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से मैंने ए को माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, समुच्चय ए का पूरक आ गया, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ गया, ठीक। अब अगर मैं इसको वेन डायग्राम से समझाना चाहूं तो देखो, वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो ये तो मैंने बना दिया क्या, एक यूनिवर्सल सेट बना दिया यू, ठीक। ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट यू। अब इसके अंदर कोई एक सेट है, कौन सा, ए। ये ए एक सेट है, हमें क्या निकालना है, ए डैश निकालना है, ठीक है। तो चलो मैं इसको अंदर लिख देता हूं, देखो ये अंदर जो सर्किल बनाया मैंने, ये सर्किल क्या है, सेट ए है। हमें क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। तो देखो, ए डैश के लिए हम क्या करते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए को माइनस करूंगा तो मतलब मेरे पास वो सारे के सारे एलिमेंट बचेंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो हैं लेकिन ए में नहीं है। ये आपको पता है क्योंकि पहले मैं ये चीजें बता चुका हूं। तो यूनिवर्सल सेट में तो जो एलिमेंट हैं लेकिन ए में नहीं है, वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होता है। तो देखो, यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए में नहीं है, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास आ सकते हैं। देखो, यहां पर इस वाले पार्ट में जो भी एलिमेंट होंगे, मतलब सर्किल से बाहर और रेक्टेंगल के अंदर, ये जो पार्ट होगा ना, इस पार्ट में जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे बेटा, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में आ जाएंगे। तो आप ये कह सकते हो कि अंदर वाला जो सर्किल है ना, ये सर्किल है, ये तो किसका है, ए का। लेकिन ये वाला जो पार्ट है जिसको मैंने रेड कलर की लाइन से शो किया है, वो क्या है, ए डैश है। क्लियर है, ये अंदर वाला सर्किल है वो तो ए है और ये बाकी बचा हुआ है ए डैश। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी समझ में ये चीजें आई होंगी। क्लियर। उसके बाद में अगर मैं बात करूं डिफरेंस की, ठीक है। तो देखो, डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, यानी मैं बात कर रहा हूं इसकी ए माइनस बी की, ठीक है। अब डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, अंतर, यानी समुच्चय ए और बी का अंतर। अब देखो, अगर मैं अंतर की बात करता हूं तो अंतर हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए आप क्या करोगे, वेन डायग्राम की बात कर रहे हैं तो देखो, वेन डायग्राम में सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एक यूनिवर्सल सेट बनाओगे। तो ये आपने यूनिवर्सल सेट बना दिया, ठीक। उसके बाद में आप क्या करोगे, ए और बी दोनों पार्ट है ना, तो ए और बी इसमें से आप क्या करोगे, जैसे देखो आपने ये एक सेट बनाया ए और ये एक सेट बनाया बी, ठीक है। अब ये दोनों सेट हैं, ये तो है ए और ये है बी। अब आपको पता है कि इनके बीच में जो ये वाला पार्ट आ रहा है, ये पार्ट कैसा है, ये पार्ट दोनों में कॉमन है, ठीक है। ये ए का भी है और बी का भी है। अब ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए में से बी के सारे एलिमेंट हटा देने के, हमारे पास ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट बचेंगे, वो एलिमेंट बचेंगे जो केवल ए में है, बी में नहीं हो, ठीक है। तो केवल ए में हो, बी में नहीं हो, तो फिर इसका मतलब है, देखो ए में जो एलिमेंट आ रहे हैं, ए में ये वाले एलिमेंट भी आ रहे हैं जिसको मैंने डॉटेड से शो किया है, ये वाले एलिमेंट भी आ रहे हैं ए में, तो ये एलिमेंट भी हैं जो कॉमन है दोनों के। तो आपको क्या करना है कि ये कॉमन एलिमेंट है, इनको तो हटा देना है भाई। इसका मतलब यही होता है ना कि ए में से बी के एलिमेंट तो हटा दो, तो बी के एलिमेंट मतलब जो कॉमन एलिमेंट है उनको हटा दो। अब जो डॉटेड पार्ट बचा हुआ है वो क्या है बेटा, ए माइनस बी है,
ये है ए माइनस बी। क्लियर है? तो ये हमने वेन डायग्राम के थ्रू बाकी दोनों बची हुई जो प्रॉपर्टीज थी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ सेट, इनके बारे में भी बात कर लिया। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझा दिया है। एग्जाम्पल के अलावा मैंने वेन डायग्राम के थ्रू भी इनको समझा दिया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपकी समझ में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आ गई होंगी। फिर भी हम और क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे आपको वहाँ पर एक्सप्लेनेशन जब मिलेगी तो शायद और आपके कंसेप्ट क्लियर हो पाए। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा खत्म करते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट की। ठीक है, वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑफ सेट की चर्चा यहाँ पर खत्म करते हैं। अब हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो आज की क्लास में हम बाकी बचे हुए जो एग्जाम्पल्स हैं वो लेने वाले हैं, फिर कल की क्लास में हम अगली एक्सरसाइज लेंगे। क्लियर है? चलिए तो लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए बेटा, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं और एग्जाम्पल्स 12, 13, 14, 15 और 16 ये मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। बहुत नॉर्मल ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, बहुत आसानी से आप इनको निकाल सकते हो। देखो पहला यानी एग्जाम्पल नंबर 12 क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि a इक्वल्स टू 2, 4, 6 एंड 8 है और b इक्वल्स टू 6, 8, 10 एंड 12 है, तो a यूनियन b ज्ञात कीजिए। मतलब आपको दो सेट दे रखे हैं, लेट a इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8 एंड b इक्वल्स टू 6, 8, 10 एंड 6, 8, 10 एंड 12, फाइंड a यूनियन b। यानी आपको दो सेट दे रखे हैं a और b। ठीक है, और आपको क्या करना है, दोनों सेट का यूनियन निकालना है। अब दोनों सेट का यूनियन कैसे निकालते हैं, यूनियन निकालने का तरीका आपको पता है भाई। यूनियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों के दोनों सेट के एलिमेंट को उठा लेते हैं और जो कॉमन होते हैं उनको केवल एक ही बार लेते हैं, बस निकल गया यूनियन। तो देखो इसका आंसर आप आसानी से लिख सकते हो। देखो आंसर नंबर 12। तो देखो आपको दे रखा है कि a इक्वल्स टू है 2, 4, 6 एंड 8 और b इक्वल्स टू आपको दे रखा है 6, 8, 10 एंड 12। अब आपको क्या करना है, a यूनियन b फाइंड आउट करना है। तो देखो a यूनियन b जब आप फाइंड आउट करोगे तो पहले तो आप क्या करो कि a के तो सारे एलिमेंट लिख दो। तो देखो 2, 4, 6 एंड 8 a के सारे एलिमेंट लिख दिए। अब b में से वो एलिमेंट तो छोड़ दो जो कॉमन है, क्योंकि कॉमन है वो तो एक बार आ चुके हैं ना। तो देखो 6 ये ऑलरेडी आ चुका है, 8 ये भी आ चुका है, तो अब बचे 10 और 12, इनको लिख दो। ये इसका यूनियन निकल गया। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है कि जैसे मान लो दो सेट का हमने यूनियन निकाला तो दोनों सेट के एलिमेंट उसमें अवेलेबल होने चाहिए, वही यूनियन होता है। तो देखो इसमें 2, 4, 6, 8 है, तो देखो 2, 4, 6, 8 मतलब a के सारे एलिमेंट आ गए। देखो 6, 8, 10 एंड 12, तो 6, 8, 10 एंड 12 b के भी सारे एलिमेंट आ गए। तो ये क्या निकल गया, a यूनियन b निकल चुका है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखें। देखो ये एग्जांपल 13 आपको क्या दे रखा है, एग्जांपल 13 में बोला है, देखो मान लीजिए कि a इक्वल्स टू a e i o u और b इक्वल्स टू a i u। दर्शाइए कि a यूनियन b इक्वल्स टू a होगा। अब आप एक चीज समझना है यहाँ से, देखो मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ इसको। लेट a इक्वल्स टू a e i o u एंड b इक्वल्स टू a i u सो दैट a यूनियन b इक्वल्स टू a। अब देखो यहाँ पर ये एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है, देखो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि जो b है वो a का क्या है, सबसेट है। क्यों है सबसेट? देखो b का हर एलिमेंट इसमें है, b में a है तो a में भी a है, और b में i है तो a में भी i है, b में u है तो a में भी u है। मतलब b के सारे एलिमेंट a में अवेलेबल हैं, तो इसलिए b क्या हो गया, a का सबसेट। अब ध्यान करो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई दो सेट हैं और उसमें से एक सेट दूसरे का सबसेट है, तो अगर मैं उन दोनों का यूनियन करूं तो जो सुपर सेट है वही उसका आंसर होता है यूनियन में। इंटरसेक्शन में जो सबसेट है वो उसका आंसर होता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी पढ़ी है बस उसको यहाँ पर प्रूफ करवाया है एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। देखो आपको दे रखा है कि a इक्वल्स टू क्या है बेटा, a e i o और u, और b इक्वल्स टू क्या है, b इक्वल्स टू क्या है आपके पास, a i और u। अब आपको प्रूफ करना है, लेकिन भूल जाओ कि आपको प्रूफ करना है। आप तो ये ध्यान रख लो कि आपको क्या निकालना है, a यूनियन b निकालना है। a यूनियन b निकालना है, वो ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा फिर। ठीक है, तो आप कुछ मत करो, आप तो पहले a यूनियन b निकालो। a यूनियन b निकालोगे तो आप क्या करोगे कि a के सारे एलिमेंट लिखो पहले। तो देखो a के सारे एलिमेंट लिखोगे तो a e i o और u, a के सारे एलिमेंट लिख दिए, सॉरी a के सारे एलिमेंट लिख दिए। अब b के एलिमेंट लिखो, बस रिपीट मत करना। तो देखो b के एलिमेंट लिखो, a ये तो आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखना है, i ये भी आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखना है, u ये भी आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखना है। बस तीन ही एलिमेंट थे और ये तीनों आ चुके हैं। तो जैसे ही आपने a यूनियन b निकाला, जरा देखना बेटा यही तो सेट a है, तो a यूनियन b निकाला वो किसके बराबर आ गया, सेट a के बराबर आ गया। तो आप लिख सकते हो इम्प्लाइज a यूनियन b इक्वल्स टू
ए, हो गया प्रूफ, ये लो। इसमें कोई प्रॉब्लम थी क्या? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। देखो एग्जाम्पल 14 क्या दे रखा है आपको, इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखो एग्जाम्पल 14 में क्या बोला है। अच्छा एग्जाम्पल 14 को आपको देख करके ये लग रहा होगा अरे ये तो इतना बड़ा एग्जाम्पल है, पता नहीं कैसा होगा, है ना। बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल है, जैसे हमने ये दोनों एग्जाम्पल किए 7 के जैसा। ये देखो पढ़ो क्या क्या बोल रहा है ये। मान लीजिए कि x इक्वल्स टू है राम, गीता और अकबर। ठीक है, आपको एक सेट दे दिया x इक्वल्स टू राम, गीता और अकबर। कक्षा 11th के विद्यार्थियों का जो कि विद्यालय की हॉकी टीम में है। ठीक है, मतलब हॉकी टीम में ये 3 स्टूडेंट हैं, इसको इसने सेट ए नाम सेट x नाम दे दिया है। उसके बाद में एक समस्या है, मान लीजिए कि बाई इक्वल्स टू गीता, डेविड और अशोक कक्षा 11th के विद्यार्थियों का जो कि फुटबॉल की टीम में है। देखो ये तो हॉकी की टीम में थे, सेट x तो सेट बाई है जिसमें गीता, डेविड और अशोक 3 स्टूडेंट हैं, और ये किसकी टीम में है? फुटबॉल की टीम में है। 2 सेट दे रखे हैं आपको, एक हॉकी टीम का और दूसरा फुटबॉल की टीम का। तो इसने पूछा है कि x यूनियन बाई ज्ञात कीजिए और इस समुच्चय की व्याख्या कीजिए। तो x यूनियन बाई, अब बताओ आपको कोई प्रॉब्लम है क्या x यूनियन बाई निकालने में? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई। दोनों सेट का जैसे आपने यहाँ पर यूनियन निकाला था, सिमिलरली यहाँ पर यूनियन निकल जाएगा। चलो एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। लेट x इक्वल्स टू राम, गीता, अकबर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हु आर इन द स्कूल हॉकी टीम। Let y equals to Geeta, David and Ashok be the set of students from class 11th who are in school football team. Find x union y and interpret the set. ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अब समझ में आपके आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो देखो इसका जब आंसर आप लिखोगे तो सबसे पहले आप ये देखो कि x आपको क्या दे रखा है। बेटा x आपको दे रखा है कि 3 स्टूडेंट हैं, राम, गीता और अकबर। ये 3 स्टूडेंट हैं जो किसकी टीम में है? हॉकी टीम में है। ठीक है, ये किसकी टीम में है? हॉकी की टीम में है। दूसरा सेट आपको दे रखा है बाई, और बाई में कौन है? गीता, डेविड एंड अशोक। ये 3 स्टूडेंट हैं और ये किसकी टीम में है? फुटबॉल की टीम में है। ये तीनों किसकी टीम में है? फुटबॉल की टीम में है। अब इसने बोला है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको x यूनियन बाई फाइंड आउट करना है। तो देखो x यूनियन बाई जैसे ही आपने फाइंड आउट किया तो देखो x यूनियन बाई में क्या है, पहले तो x के तीनों एलिमेंट लिख दो, राम, गीता और अकबर। तो राम, गीता और अकबर। ठीक है, उसके बाद में इसमें रिपीट मत करना, बाई के एलिमेंट लिखो और रिपीट नहीं करना है। तो देखो गीता तो ऑलरेडी इसमें आ चुका है। उसके बाद में डेविड नहीं है तो डेविड को भी लिख दो, मैं नीचे लिख देता हूं डेविड, यहाँ पर कॉमा लगा के यही लिखना है, मैं नीचे लिख रहा हूं जगह नहीं है इसलिए। ठीक है, तो डेविड एंड अशोक, ये लो, ये इसका यूनियन बन चुका है। तो इसने पूछा था ना कि x यूनियन y ज्ञात कीजिए, तो हमने x यूनियन y ज्ञात कर लिया। और इस समुच्चय की व्याख्या कीजिए। अब व्याख्या तो आप अपने अनुसार कर सकते हो कि इसमें आप क्या देख पा रहे हो। तो देखो इसमें आप क्या देख पा रहे हो भाई, ये जो सेट है वो सेट किसके लिए है? हॉकी या फुटबॉल की फुटबॉल की टीम के लिए, हॉकी या फुटबॉल की टीम के लिए, या कोई इंग्लिश में और लिख सकते हैं फुटबॉल की टीम के लिए। ठीक है, अगर आप और भी ज्यादा डिटेल में जाना चाहो तो ये भी बोल सकते हो कि इसमें एक प्लेयर ऐसा भी है जो दोनों खेल खेलता है, दोनों स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। कौन सा? गीता। देखो गीता हॉकी भी खेल रही है और गीता फुटबॉल भी खेल रही है। तो व्याख्या मतलब आप इसमें अलग से क्या देख पा रहे हो वो आप उसके अकॉर्डिंग व्याख्या कर सकते हो। व्याख्या सभी की अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन इसका अलग अलग हो सकता है, उसका कोई इश्यू नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन देखने में बड़ा था लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन था तो छोटा ही। भाई ये तो इसकी लैंग्वेज दे रखी है। फाइंड आउट क्या करना था आपको? x यूनियन बाई। आपके लिए ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था कि x इक्वल्स टू राम, गीता एंड अकबर, बाई इक्वल्स टू गीता, डेविड एंड अशोक, फाइंड x यूनियन बाई। बस क्वेश्चन इतना सा था। क्लियर है? बाकी तो हॉकी टीम, स्कूल, क्लास, ये सब तो फालतू की चीजें, बस क्वेश्चन का डेकोरेशन था ये तो। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल 15 दे रखा है कि उदाहरण 12 के समुच्चय ए और बी पर विचार कीजिए और ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। देखो उदाहरण 12, मैंने ये सारे एग्जाम्पल एक साथ में क्यों लिए थे? ताकि आपको पढ़ने में कंफ्यूजन ना हो। देखो इसने क्या बोला? कंसीडर द सेट ए एंड बी ऑफ एग्जाम्पल 12। अब एग्जाम्पल 12 आपके सामने है तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कंसीडर द सेट्स ऑफ ए एंड बी ऑफ एग्जाम्पल 12, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। देखो एग्जाम्पल 12 में आपसे क्या फाइंड आउट करवाया था? ए यूनियन बी फाइंड आउट करवाया था। अब इसने बोला है कि आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। जैसे वहां पर आपने यूनियन फाइंड आउट किया, यहाँ पर इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो अब देखो इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे?
बहुत आसान सी बात है कि इंटरसेक्शन के लिए आप क्या करते हो, कॉमन एलिमेंट को उठाते हो। तो देखो एग्जांपल 12, तो एग्जांपल 12 में देखो a इक्वल्स टू आपको दे रखा है, a इक्वल्स टू है 2 4 6 एंड 8, और उसके बाद में सेट b दे रखा है, और सेट b में क्या है 6 8 10 एंड 12। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b में जब आप देखोगे तो इंटरसेक्शन में क्या होता है बेटा, कॉमन एलिमेंट होते हैं, उनको लेते हैं। तो देखो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पर 6 है और यहाँ भी 6 है, कॉमन एलिमेंट आ गया। यहाँ पर 8 है और यहाँ भी 8 है, कॉमन एलिमेंट आ गया। इनके अलावा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, तो बस इन दोनों को लिख दो इसमें। तो ये हो जाएगा 6, 8, ये आपका आंसर आ चुका है। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन था क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16th एग्जांपल, उदाहरण 14 के समुच्चय x और y पर विचार कीजिए और x इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। कंसीडर द सेट्स x एंड y ऑफ एग्जांपल 14, फाइंड x इंटरसेक्शन y। अब देखो 14th एग्जांपल वापस वही राम, गीता और अकबर वाला ये वाला आ गया है ना। तो अब देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं आंसर कौन सा है, ये 16, आंसर 16। तो देखो इसने बोला है कि उदाहरण 14 के, तो उदाहरण 14 में देखो सेट x दे रखा है आपको, x इक्वल्स टू राम, गीता एंड अकबर, क्लियर है, राम, गीता एंड अकबर। ये तीन एलिमेंट तो x सेट में है, और y सेट में कौन है, गीता, डेविड एंड अशोक, गीता, डेविड एंड अशोक। अब इसने क्या बोला है, इसने क्या बोला है कि फाइंड x इंटरसेक्शन y। आपको x इंटरसेक्शन y ज्ञात करना है। तो x इंटरसेक्शन y, ये तो मैं उसी में बता चुका हूं कि एक ही एलिमेंट ऐसा है इसका जो दोनों में, भाई एक ही स्टूडेंट ऐसा है जो दोनों स्पोर्ट्स खेलती है, वो कौन है, गीता। तो x इंटरसेक्शन y क्या आ जाएगा, इसमें गीता आ जाएगा, क्योंकि अकेले गीता है जो दोनों में कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो इसलिए x इंटरसेक्शन y क्या आ गया बेटा, गीता आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 12, 13, 14, 15 और 16 ये सारे के सारे आपके अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल थे। अब हम चलते हैं अगले एग्जांपल 17 पर। देखिए बेटा अगले एग्जांपल आपके सामने दे रखे हैं, और ये आज की क्लास के लास्ट एग्जांपल होंगे। एग्जांपल 17, 18 और 19 ये तीनों एग्जांपल मैंने लिख दिए हैं। देखो एग्जांपल 17 में क्या बोला है कि मान लीजिए कि a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 है, और b इक्वल्स टू है 2 3 5 एंड 7। तो a इंटरसेक्शन b ज्ञात कीजिए और इस प्रकार दिखाइए कि a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू b होगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि दो सेट दे रखे हों और उनमें से मान लो एक सेट है वो दूसरे का क्या हो, सबसेट हो। तो अगर एक सेट दूसरे का सबसेट होता है तो अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो वो सबसेट के बराबर आता है, यूनियन करें तो सुपरसेट के बराबर आता है। अभी बताया था मैंने। अच्छा ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या बी ए का सबसेट है, क्योंकि ये चीज तो तभी पॉसिबल है जब बी ए का सबसेट होगा। देखो तो यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ भी 7 है। मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में अवेलेबल हैं। अगर बी के सारे एलिमेंट ए में अवेलेबल हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि बी ए का सबसेट हो गया। और अगर बी ए का सबसेट है मतलब ये बात सही हो जाएगी, तो हमें प्रूफ कर देनी है। अब देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो हमें दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले हमने लिखा कि a इक्वल्स टू आपको कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये तो a दे रखा है, और ये आपको दे रखा है क्या, b क्या दे रखा है, 2 3 5 एंड 7। अब आपको फाइंड आउट करना है a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b जब फाइंड आउट करते हैं तो इंटरसेक्शन में आपको पता है हम वो एलिमेंट उठाते हैं जो कॉमन हो। तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ भी 7 है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि B के सारे एलिमेंट A में अवेलेबल हैं, इसलिए जो सेट B है वही क्या हो जाएगा, इसका सेट B ही इसका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। मतलब 2 3 5 एंड 7 ये तो आ गया इसका इंटरसेक्शन। और अब यही किसके बराबर है, B के बराबर है। भाई B के सारे एलिमेंट यही हैं और A इंटरसेक्शन B के भी सारे एलिमेंट यही हैं, तो आप लिख सकते हो कि हेंस A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू B। क्लियर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 है और b इक्वल्स टू 2 4 6 8 है। तो a माइनस बी और b माइनस ए दोनों आपको फाइंड आउट करने हैं।
ठीक है। अब देखो माइनस जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे आपको a माइनस बी फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है कि a में से वो सारे एलिमेंट हटा देने हैं जो b में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो a माइनस बी निकल जाएगा, देखो आंसर हो जाएगा 18th। देखो आपको दे रखा है कि a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 और b इक्वल्स टू दे रखा है 2 4 6 एंड 8। तो आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो a माइनस बी। बेटा एक चीज जरूर मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों के दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि चलो ठीक है हमने देख लिया कि 2 है और ये 2 है तो हटा दिया, 4 है यहाँ भी 4 है तो हटा दिया, 6 है यहाँ भी 6 है तो हटा दिया, 8 का क्या करें। अरे भाई 8 इसमें है ही नहीं तो रहने तो कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर वो वाला सिस्टम नहीं है कि हम जैसे वहां पर सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो कि उसमें नंबर ऊपर नहीं है तो फिर क्या करें यूनिट नंबर, वो वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं देखना है, ठीक है। जो सब्ट्रैक्शन में करते थे ना वो वाला सिस्टम नहीं देखना है यहाँ पर। आपको बस ये करना है कि जैसे अगर आपको a माइनस बी करना है तो a में से केवल वो एलिमेंट हटा दो जो b में भी है, ठीक है, वो a माइनस बी हो गया। अगर b में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो a माइनस बी जब आप करोगे तो देखो 1 यहाँ पर है, b में है क्या, नहीं है तो 1 को लिखो, 2 a में है लेकिन साथ में b में भी है, छोड़ो 2 को, 3 a में है b में नहीं है तो 3 को लिखो, 4 a में है लेकिन साथ में b में भी है तो 4 को छोड़ो, 5 a में है लेकिन b में नहीं है तो 5 को लिखो और 6 a में है लेकिन साथ में b में भी है तो 6 को छोड़ दो। ये हो गया a माइनस बी। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आया होगा। आपको क्या करना है कि a के एलिमेंट लिखने हैं लेकिन a के उन एलिमेंट को छोड़ते चले जाओ जो b में भी हो, ठीक है, वो a माइनस बी हो जाएगा। सिमिलरली जब आप b माइनस ए करोगे तो b माइनस ए में देखो b के एलिमेंट लिखने हैं आपको लेकिन उन एलिमेंट को छोड़ दो जो a में है। तो देखो सबसे पहले 2 लो तो 2 a में भी है, छोड़ो, 4 आया तो 4 a में भी है, छोड़ो, 6 आया 6 a में भी है, छोड़ो, 8 आया 8 a में नहीं है तो इसलिए इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहीं से आपको एक चीज और भी समझ में आ रही होगी कि बेटा ये चीज ध्यान रखना कि a माइनस बी नेवर इक्वल्स टू b माइनस ए। इसने तो बोला नहीं है, बाकी कई बार बोल भी देता है कि ये प्रूफ भी करो साथ में, ठीक है। आप देख पा रहे हो a माइनस बी किया तो 135 आया और b माइनस ए किया तो 8 आया, मतलब दूर दूर तक इनमें कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। जबकि नंबर्स में क्या होता है, नंबर्स में ये होता है कि अगर आप 3 माइनस 5 कर रहे हो वो इक्वल्स टू तो नहीं होते हैं लेकिन साइन चेंज हो जाता है, मतलब साइन चेंज होकर के जो मैग्नीट्यूड है उनका वो इक्वल आ जाता है। जैसे 3 माइनस 5 करोगे तो -2 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 2, मतलब साइन डिफरेंट होगा, बाकी वैल्यू सेम होगी। वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, बस साइन डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होगा इनमें। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं और उसके बाद में आज की क्लास का करेंगे बेटा दी एंड, ठीक है। तो देखो 19th क्वेश्चन में क्या बोला है कि मान लीजिए कि b इक्वल्स टू है a e i और a e i o u, ठीक है, और उसके बाद में b इक्वल्स टू दे रखा है आपको a i k u। तो आपको v माइनस b और b माइनस v ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो देखो आंसर 19th आपको दे रखा है v इक्वल्स टू a e i o और u और साथ में b इक्वल्स टू दे रखा है a i k और u। अब सबसे पहले आपको v माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो देखो v के एलिमेंट लो आप और उन एलिमेंट को छोड़ दो जो b में भी है, ठीक है। तो देखो a लिया, a यहाँ पर है, छोड़ो, e लिया, e यहाँ पर नहीं है तो e को लिखो, i लेकिन i b में भी है तो नहीं लिखेंगे, फिर o b में नहीं है तो लिखो, u यहाँ भी है और यहाँ भी है तो u को छोड़ो, ठीक है। तो E एंड O इसके एलिमेंट हो जाएंगे। सिमिलरली जब आप B माइनस वी करते हो तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पर A है, यहाँ भी है तो छोड़ो, I है, यहाँ भी है तो छोड़ो, K है लेकिन K यहाँ नहीं है तो यहाँ पर K आ जाएगा, U यहाँ भी है, यहाँ भी है तो U को छोड़ो। तो ये तो हुआ V माइनस V और ये हुआ B माइनस V। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीजें अब आपके अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगली क्लास में हम उसका सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को बेटा यहाँ खत्म करते हैं, फिर कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। जो 11th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है ना तो उसका उसी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.4 हम लेंगे, ठीक है। चलिए तो कल की क्लास मिस करना ना भूलें क्योंकि इन पर बेस्ड ही हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो कल की क्लास जरूर देखें। चलिए तो आज की क्लास को खत्म करते हैं और मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा के साथ में, नए जोश, नई जुनून, नई उमंग के साथ में, नई एक्सरसाइज के साथ में।
तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।